हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग। आज हम सॉल्व करेंगे गुडसेट पेपर 2016। तो फिज़िक्स का पोर्शन में यहाँ पे सॉल्व करके रखूँगा विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरा टारगेट है, मैंने सेट करके रखा है कि ये 2016 तो 2015, 2017, 2018, 2019 तो ये गुडसेट के पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके इनको चेक कर सकते हो। तो आज मैं 2016 का भी पेपर अपलोड कर दूँगा और मेरा टारगेट है कि अप टू 2010 टू 2014 के पेपर भी मैं अपलोड करूँ। तो आपको मतलब कि हर एक गुडसेट पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और इनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई डाउट हो, लाइक आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन की, तो आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको खाली लिखना है कि पीडीएफ गुडसेट पेपर, जो भी ईयर का आपको पीडीएफ चाहिए तो वो साल का मैं पीडीएफ भी आपको दे दूँगा। तो नंबर नोट कर लो 8320326921। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल यहाँ पे नहीं लगेगा आपको, खाली मुझे मैसेज करना है कि सर ये वाली पीडीएफ दे दो। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करता हूँ मैं पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट एमसीक्यू, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ सेम मास एंड अ चार्ज, दोनों का मास एंड चार्ज दोनों का सेम है, आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इक्वल टू वेट ऑफ वन ऑफ देम। ठीक है, अब देखो कि दो पार्टिकल है, मानो कि एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे, इनके बीच में कौन सी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है ना, वो किसके बराबर है? किसी एक पार्टिकल के मास के, उनके देखो वेट के बराबर। ठीक है, तो वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी। क्लियर? तो अगर मैं दो पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर करूँ, ठीक है, इनका चार्ज दोनों का सेम है और मास भी दोनों का सेम है, मास mm कंसीडर करूँ, तो वेट कितना होगा? W इज इक्वल टू एम जी के बराबर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मच? देखो 10 टू द पावर ऑफ -1 मीटर। तो ये आगे वाली टर्म्स क्या होगी आपको चेक करनी है। देखो आपको मास ऑफ पार्टिकल गिवन है, क्लियर, 10 टू द पावर ऑफ -27, मतलब मैं प्रोटॉन कंसीडर करूँ। ठीक है, चार्ज ऑफ पार्टिकल भी पता है आपको, देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखो कि दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगी के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये दोनों चार्ज सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, और वेट कितना होगा? mg के बराबर। तो आपको बोला है ना कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल के बराबर। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg, हमें r फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर को सब्जेक्टिव करो, के Q1 Q2 डिवाइड बाय mg, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो, के की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ठीक है, तो उनका स्क्वायर होगा कि नहीं? मास आपको गिवन है 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg, और एक कौन है? आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको आर स्क्वायर क्या मिलेगा? 1.388 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। इनका आप स्क्वायर रूट करो तो स्क्वायर रूट आपको कितना मिलेगा? 1.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1। तो ये तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है 10 टू द पावर ऑफ -1। तो आगे क्या रहेगा? 1.18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1.18। उनको रिप्लेस करो। समझ में आ कि नहीं? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? फर्स्ट वन। चलो फिर सेकेंड, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के कूलम कांस्टेंट इज, करंट को आपको क्या कंसिडर करना है? आई एज अ डायमेंशन ऑफ करंट। करंट का डायमेंशन आपको क्या लेना है? आई के बराबर। तो देखो ऑप्शन गिवन है आपको, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है ना फोर्स का फार्मूला क्या है? के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो आपको कूलम कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला निकालनी है, तो कूलम कांस्टेंट को मैंने सब्जेक्टिव कर दिया। चलो तो एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 होगा कि नहीं? चलो एफ कौन है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये वाला होगा, न्यूटन यूनिट है। ठीक है, ये आर स्क्वायर मतलब ये वाली होगी, और ये देखो क्यू स्क्वायर होगा ना, कूलम स्क्वायर।
ठीक है, Q1 Q2 है। तो देखो आपके पास इक्वेशन है ना I इज इक्वल टू Q/T। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन लिखनी इन टर्म्स ऑफ I, तो Q क्या होगा I इंटू टी। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला में क्या लिख सकता हूँ, करंट का हमें डायमेंशन क्या कंसीडर करना है, जो पहले हम ए लिखते थे उनकी जगह पे यहाँ पे क्या लेना है आई, और इनका क्या होगा टी। तो ये क्या बनेगा आई टी बनेगा कि नहीं, तो स्क्वायर बनेगा यहाँ पे आई स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर। तो सिंप्लीफिकेशन करो तो m1 L3 t माइनस 4 I माइनस 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, अ प्रोटॉन मूव्स अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब देखो आपको पता है ना कि दो चार्ज अगर मैं कंसिडर करूँ Q1 Q2 और सेपरेशन कंसिडर करूँ R, ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R। अगर ये डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, देखो ये दोनों सेम चार्ज है, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन देखो अगर एक पॉजिटिव कंसीडर करूँ और एक को क्या कंसीडर करूँ, नेगेटिव, और सेपरेशन कौन है, आर। क्लियर। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, माइनस Q1 Q2 डिवाइड बाय R। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका R डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ना लेस नेगेटिव बनेगी, ठीक है। ये लेस नेगेटिव बनना मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होना, इंक्रीज होना, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होना, इंक्रीज होना। क्लियर। एक अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो और डिस्टेंस क्या हो, इंक्रीज हो। तो यहाँ पे वही बोला है ना कि प्रोटॉन मूव्स अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, आर इंक्रीज होगी कि नहीं। तो आर इंक्रीज होगी तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी आपको वो क्या मिलेगी, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो अगर दो सेम चार्ज Q1 Q2 अगर एक दूसरे के पास आ रहे, ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर दोनों चार्ज Q1 Q2 अगर दूर जा रहे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एक नेगेटिव और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर दोनों पास आते तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। एक नेगेटिव और एक दूसरा पॉजिटिव अगर दूर जा रहे, ठीक है, क्लियर, या तो एक की मोशन हो या तो दोनों की मोशन हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनको हाईलाइट करके दिमाग के अंदर बिठा दो, ठीक है। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, 10 identical square metallic plates are arranged as shown in the figure। टोटल 10 प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एल, हर एक प्लेट की लेंथ कितनी, एल के बराबर। द इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट वुड बी हाउ मच। अब देखो पहले तो यहाँ पे कैपेसिटर किससे किससे बनेगा, तो ये देखो जो पैरेलल प्लेट होती है ना उनसे कैपेसिटर बनेगा। मतलब देखो एक ए वाली प्लेट से कैपेसिटर बनेगा और ये दोनों प्लेट का सेपरेशन कितना है, 3D। तो आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। क्लियर। तो यहाँ पे D की जगह पे क्या रहेगा, 3D, और प्लेट एरिया तो सबका सेम होगा क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, ठीक है। फिर देखो एक ए वाली कैपेसिटर बनेगी यहाँ पे, यस और नो, ठीक है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे बनेगी। चलो तो देखो एक दूसरे से सारी प्लेट कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। और ये आपकी जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन कौन सी कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी ये दोनों कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो, ठीक है, देखो 3D D यहाँ पे 3D, तो ये जो अरेंजमेंट बनती है ना कैपेसिटर की, वो कौन सी अरेंजमेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यस और नो, ये कौन सा अरेंजमेंट है आपकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होगा,
तो देखो AC2 उनके बीच में सेपरेशन कितना है, खाली D के बराबर, तो एप्सिलॉन 0A बाई डी, C3 एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाई 3D। क्लियर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो एप्सिलॉन 0A बाई 3D फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, फिर सेकेंड के लिए एप्सिलॉन 0A बाई डी, थर्ड कैपेसिटर का होगा एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाई 3D। तो टोटल क्या मिलेगा आपको, 5 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर डिवाइड बाई 3D। क्लियर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट MCQ नंबर 5। तो देखो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज U। कैपेसिटर की एनर्जी किसके बराबर है, U के बराबर। नाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम बैटरी एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस ट्वाइस द फर्स्ट वन। कि एक सेकेंड कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस पहला जो कैपेसिटर है उनसे डबल है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कैपेसिटर रेस्पेक्टिव विल बी हाउ मच, ठीक है। तो फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी और सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, दोनों को कनेक्ट करो तो उनके बाद वाली। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे, तो मानो कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज में Q कंसीडर करूँ तो उनकी एनर्जी क्या होगी, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। ये कब की है, जब एक कैपेसिटर आपकी बैटरी से कनेक्टेड थी। क्लियर। फिर आप क्या करते हो कि ये जो कैपेसिटर है फर्स्ट कैपेसिटर, उनको किसके साथ कनेक्ट किया, उनका जो कैपेसिटेंस है उनसे डबल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से, ठीक है। तो अब देखो कि दोनों के अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होगा। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है टोटल, Q के बराबर, ठीक है। और ये C1 प्लस C2 आपकी क्या होगी, इन दोनों की टोटल कैपेसिटेंस। यस और नो। क्लियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली। तो यहाँ पे देखो ए वाले स्टेट के अंदर फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो Q1। तो चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस इंटू कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो C1 इंटू वी क्या होगा, Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यस और नो। सॉरी। तो ये यहाँ पे देखो कि आपका जो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 और AC है ना, तो यहाँ पे आपको पता है कि इनका कैपेसिटेंस C Q। क्लियर। और C प्लस 2C होगा कि नहीं, क्योंकि सेकेंड कैपेसिटेंस कितनी है, पहले से डबल। क्लियर। तो C डिवाइड बाई 3C होगा कि नहीं। क्लियर। CQ डिवाइड बाई 3C, कैपेसिटेंस कैंसिल, तो चार्ज कितनी रहेगी आपकी, Q बाई 3। देखो फिर से कट हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना, Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस फर्स्ट का कितना है, C के बराबर, तो देखो C। सेकेंड का कितना है, 2C के बराबर, तो C2 की जगह पे 2C। C प्लस 2C कितना होगा, 3C। और AC Q, तो CC कैंसिल, Q बाई 3। तो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितनी बनेगी, Q बाई 3। तो सेकेंड कैपेसिटर के लिए भी चार्ज आप निकाल सकते हो, कितना बनेगा, C2 इंटू वी। तो C2 Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब देखो C2 किसके बराबर है, 2C के बराबर। C1 प्लस C2 कितना होगा, 3C। C प्लस 2C 3C। क्लियर। तो ये C कैंसिल, तो 2/3 Q के बराबर होगा कि नहीं उनका चार्ज। क्लियर। तो ये दोनों के ऊपर चार्ज मिल गया आपको, फर्स्ट के ऊपर Q/3, सेकेंड के ऊपर कितना होगा, 2Q/3। अभी एनर्जी की बारी। एनर्जी क्या होता है, चार्ज स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, स्क्वायर ऑफ द चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 2C, ठीक है। C आपकी कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C1 बोल दूँ। तो C1 किसके बराबर है, C1 आपकी किसके बराबर है, C के बराबर। यस और नो। चलो तो Q1 की जगह पे क्या होगा, Q/3। Q1 की जगह पे क्या होगा, Q/3 स्क्वायर। तो Q1 की जगह पे Q/3 स्क्वायर। क्लियर। तो Q स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 9 इंटू 2CA। क्लियर। तो एनर्जी क्या बनेगी, Q स्क्वायर बाई 2C इंटू 1/9। तो Q स्क्वायर बाई 2C तो कौन थी, इनिशियल एनर्जी थी, जब आपको आपने कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट नहीं किया था। तो ये क्या होगी, U डिवाइड बाई 9। फिर देखो सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, तो सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी U2, तो वो क्या होगी, Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस C2।
कैपेसिटेंस ए कौन है, C2, C2 किसके बराबर है, 2C के बराबर। यस और नो, क्लियर, यस और नो। चलो तो ये क्या होगा Q2, तो Q2 क्या होगा 2Q डिवाइड बाई 3, Q2 क्या होगा 2Q डिवाइड बाई 3, तो Q2 की जगह पे 2Q बाई 3, तो 4Q स्क्वायर डिवाइड बाई 9, 4Q स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ये Q2 स्क्वायर है 2, क्लियर, इन टू आपकी कैपेसिटेंस, क्लियर 2C। तो एनर्जी आप देखो आपको क्या मिलेगी, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C करो तो पहले से क्या मिलेगी आपको 2/9 टाइम्स, कितनी मिलेगी 2/9 टाइम्स। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, चलो क्लियर इतना। तो फर्स्ट की एनर्जी U/9, ठीक है, ये देखो इनको Q स्क्वायर बाई 2C के टर्म्स में रखना है, ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, तो 2/9 Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C तो कौन है आपकी पहले वाली एनर्जी, ठीक है, तो वो कौन है U, क्लियर। तो सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी कितनी मिलेगी 2U डिवाइड बाई 9, क्लियर, तो U/9 एंड 2U डिवाइड बाई 9, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, D, क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट 6 नंबर, what is the total current supplied by the battery in the circuit। टोटल करंट कितना सप्लाइड होगा, तो बैटरी आपकी 9 वोल्ट की है, देखो ये 4 रेजिस्टर है R1 R2 R3 R4, तो आपको सिंपल क्या करना है कि इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो और करंट का इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय R टोटल, आपकी R इक्वावेलेंट जो भी होगी वो, क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको ये नेटवर्क को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इनको सॉल्व करो तो ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि आपकी जो 6 ओम की ये रेजिस्टर है और ये आपकी जो 2 ओम की रेजिस्टर है, मतलब R1 एंड R2, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, R1 कितना 6 ओम, R2 कितना 2 ओम, तो वो दोनों का इक्वावेलेंट क्या होगा, देखो 1/R12 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करो तो आपको ये इक्वेशन मिलता है कि नहीं, R12 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दोनों की वैल्यू प्लेस्ड करो, ठीक है, आपको आंसर क्या मिलेगा 1.5 ओम, ठीक है। फिर ये इनका जो इक्वावेलेंट होगा वो इनके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये भी उनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा कि नहीं, तीनों लाइन में बनेंगे, तो तीनों का टोटल इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा कि इनका इक्वावेलेंट R12 R3 एंड R4 आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो वो क्या होगा R12 प्लस R3 प्लस R4, तो R12 कितना मिला आपको 1.5, R2 आपको R3 कितना गिवन है 1.5, R4 कितना आपका 3, तो ये क्या मिला आपको 6 ओम। तो करंट आपका क्या होगा I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाई इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, एस बोलो या तो इक्वावेलेंट बोलो, क्लियर। तो R इक्वावेलेंट, पोटेंशियल कितना आपका 9 वोल्ट, इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना मिला 6, तो ये क्या होगा आपका 1.5 एम्पियर, क्लियर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, देखो यहाँ पे, a student is given a 4 identical batteries having a EMF of 1.5 volt, कि हर एक बैटरी का EMF कितना आपका 1.5 वोल्ट ईच एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना है 0.1 ओम ईच। द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कनेक्ट देम असिस्टिंग मैनर, ठीक है, बाय मिस्टेक ही कनेक्ट वन बैटरी इन अ रिवर्स डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, द रिजल्टेंट EMF एंड द रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन विल बी हाउ मच, ठीक है। तो सपोर्टिंग नेचर में कनेक्ट करना था, सपोर्टिंग नेचर आपको पता है ना क्या होता है कि एक बैटरी की पॉजिटिव, देखो ऐसे अगर 2 सेल में बोलूँ यहाँ पे 2 सेल ए, तो ये सपोर्टिंग वाली कनेक्शन बनती है, ठीक है, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट हो तो, क्लियर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है 4 में से एक को रिवर्स कनेक्ट करता है, तो देखो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो देखो स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती कर दी, ये नेगेटिव है ना तो उसके साथ भी नेगेटिव कनेक्ट किया और ये पॉजिटिव, तो ये गलती यहाँ पे कर दी, बाकी देखो सब सेम है,
क्लियर। ये देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मतलब सपोर्टिंग वाली है। और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आपको 0.1 ओम, इनका भी 0.1 ओम, इनका भी 0.1 ओम, इनका भी 0.1 ओम। तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा? तो देखो अगर सपोर्टिंग में होता ना ये E1 और ये E2 तो डायरेक्ट क्या हो जाता है E1 प्लस E2। लेकिन अगर ऑपोजिशन में तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो इनका ईएमएफ प्लस, इनका माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये ऑपोजिट कनेक्शन में किया है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव आती तो ये भी क्या बनता, आपका प्लस बनता। ठीक है, फिर देखो ये सब सेम कनेक्शन में, तो ये क्या होगा प्लस, ये भी क्या होगा प्लस, क्योंकि ये सपोर्टिंग में कनेक्शन है। तो ये क्या बनेगा 2E2, हर एक का ईएमएफ कितना 1.5, तो कितना मिलेगा 3 वोल्ट। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में होगा? सीरीज कनेक्शन में, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना होगा 4R। ठीक है, तो 4 इंटू आर कितना आपका हर एक रेजिस्टर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, तो ये क्या होगा आपका 4 ओम इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मतलब 3 वोल्ट एंड 4 ओम रेजिस्टर, कौन सा ऑप्शन रहेगा? 3 वोल्ट एंड 0.4, ये कितना होगा 0.4। ठीक है, ये क्या होगा 4 इंटू 0.1, 0.4 ओम, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? आई थिंक ऑप्शन डी। क्लियर। चलो तो देखो यहाँ पे 8 नंबर, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉइल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर इन अ 5 मिनट। कितने टाइम के अंदर बॉईल करते हो आप? 5 मिनट के अंदर। इफ सप्लाई वोल्टेज ऑफ हीटर रिड्यूस टू हाफ, वोल्टेज आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, देन टाइम टेकन टू बॉईल दी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी हाउ मच। अगर देखो सेम क्वांटिटी है तो आपको हीट एनर्जी भी सेम रिक्वायर्ड होगी। क्लियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, एज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर रिमेनिंग कांस्टेंट्स, दोनों का सेम है। तो मानो कि फर्स्ट केस की जहाँ पे आपका टाइम पीरियड कितना था T, और मानो कि वहाँ पे पोटेंशियल कितना है V, और रेजिस्टेंस तो सेम ही है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस्ड होगी? आपको पता है ना हीट कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? I2RT से। ठीक है, ये हीट रिक्वायर्ड होगी कि नहीं? चलो तो I की जगह पे V/R लिखो, तो V² डिवाइड बाई R² इंटू R इंटू टी, एक R कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा V² डिवाइड बाई R इंटू टी, ये आपकी हीट एनर्जी मिलेगी। तो फर्स्ट वाले केस में कि जहाँ पे टाइम पीरियड आपका कितना है 5 मिनट, पोटेंशियल कितना है V, रेजिस्टेंस कितना R, और वहाँ पे हीट एनर्जी कितनी है H के बराबर। तो सेकेंड केस में मानो कि वो पोटेंशियल आपने क्या किया, हाफ किया, तो V' में पोटेंशियल कंसीडर करूँ तो ये जो V' पोटेंशियल है वो पहले से क्या होगा आपका हाफ होगा V/2। तो V' पोटेंशियल और टाइम भी चेंज होगा क्योंकि सेम टाइम के अंदर तो वो हीटअप नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा उनके लिए क्योंकि पोटेंशियल आपने हाफ किया है। तो टाइम कौन है T', रेजिस्टेंस आपको बोला है क्या रहेगा सेम। हीट एनर्जी तो दोनों केस में क्या प्रोड्यूस्ड होगी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी टू बॉइल द वाटर, वो क्या रहेगी सेम। तो ये दोनों को कंपेयर करो तो V' डिवाइड बाय R इंटू टी डैश, V² बाय R इंटू टी, क्लियर, V² बाय R इंटू टी। चलो तो आपको ये T' फाइंड आउट करना है, यस और नो। तो यहाँ पे V' की जगह पे उनकी वैल्यू प्लेस करो, V' इज इक्वल टू V/2, उनका स्क्वायर है देखो ये। ठीक है, ये T' और ये R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, ये कैंसिल यहाँ पे किया मैंने। क्लियर। T' आपको फाइंड आउट करना था, T की वैल्यू आपको गिवन है फर्स्ट वाले केस में 5 मिनट, तो T' को सब्जेक्टिव करो, कितना मिलेगा 20 मिनट्स, कितना मिलेगा ये आपको 20 मिनट। 9 नंबर, एज शोन इन द फिगर 20 एम्पियर, 40 एम्पियर एंड 60 एम्पियर करंट आर पासिंग थ्रू 3 वायर PQR। देखो 3 वायर है, ठीक है, PQR एक दूसरे से पैरेलल है और सबके अंदर करंट आपको बोला है। हाँ, डायरेक्शन भी यहाँ पे आपको दिखाई है, in the direction shown by the arrows. In this condition, the direction of the resultant force on a wire Q, ये देखो ये वायर Q के ऊपर रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा, डायरेक्शन खाली बतानी है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। तो आपको पता है ना कि अगर दो वायर के बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होती है तो वो कब है, जब दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। तो देखो P के अंदर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, Q के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो P की वजह से वायर Q कहाँ पे डिस्प्लेस्ड करेगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है, उनके ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होगी। अब देखो कि वायर क्यू और आर के अंदर क्या है, दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये आर क्या करेगा, क्यू वायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इनकी वजह से ये वाले डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा। तो ये दोनों फोर्स कौन से डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वायर क्यू किसकी ओर जाएगा, वायर आर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए आपको, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, टूवर्ड्स द राइट ऑफ वायर क्यू। आप चेक करो, ठीक है, कि आपकी क्यू वायर कहाँ पे जाएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट 10 नंबर, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। अल्फा पार्टिकल का मास कितना बोला आपको, m के बराबर, और सर्कुलर पाथ की रेडियस किसके बराबर बोली, r के बराबर। इन अ प्लेन इनसाइड द नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज हाउ मच। देखो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन आपके इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे करना है। क्लियर? तो आपको पता है ना कि जब भी आपका कोई चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा तो वो कौन सी मोशन करेगा, वहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स होती है वो किसकी वजह से मिलेगी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन है, क्यू वी बी, साइन थीटा होता है ना यहाँ पे, थीटा 90 डिग्री। क्लियर? और ये आपकी कौन है, सेंट्रीपेटल फोर्स। ए चार्ज होगा, ये वी वेलोसिटी होगी, और बी क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अल्फा पार्टिकल का मास आपको यहाँ पे बोला m के बराबर। अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज होगी q, वो डबल ऑफ द प्रोटॉन होती है, ठीक है, डबल ऑफ द प्रोटॉन होगी। ठीक है, तो mv² डिवाइड बाय आर क्यू वी बी। क्लियर? एक v आपकी यहाँ पे कैंसिल आउट, तो mv डिवाइड बाय आर, q की जगह पे आपने चार्ज लिखा 2e इंटू बी। क्लियर? तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इनकी पाथ की रेडियस r कंसिडर करूँ तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, 2πr डिवाइड बाई टाइम पीरियड t। तो v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πr डिवाइड बाई टाइम पीरियड t। क्लियर ना सबको? तो m/r 2πr/t इज इक्वल टू 2EB, 2 कैंसल, r कैंसल, तो t को सब्जेक्टिव करो, तो आपको क्या आंसर मिला, πm डिवाइड बाई b इंटू ई। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो फिर नेक्स्ट 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, a charged particle is moving in a uniform magnetic field, then kinetic energy changes but momentum does not change. Its momentum change but kinetic energy does not change. Neither the momentum nor the kinetic energy changes. D, momentum kinetic energy changes. तो देखो आप सबको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका चार्ज एंटर होगा, ठीक है, मानो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर में कंसीडर कर लूँ, तो ये अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन करता है ना, तो हर एक पॉइंट पे उनकी जो वेलोसिटी होगी v, वो क्या रहेगी, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाँ, mv² यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। मोमेंटम क्या होती है, p इज इक्वल टू m इंटू वी। लेकिन देखो यहाँ पे ए v कौन है, आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, टेंजेंट वाली v। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो मोमेंटम भी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम विल रिमेन सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल चेंज एट ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज होगी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, मोमेंटम चेंज होगी। देखो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, mv के बराबर ही, और काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। ठीक है, mv², काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, हाफ mv², स्केलर क्वांटिटी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, तो आप एक बार रीड कर लेना, आगे जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही है। ठीक है, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट मीटर, मतलब करंट मीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर आर हाउ मच। देखो आपकी करंट मीटर, मतलब आपकी जो मीटर होती है ना, उनका रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, 0। क्लियर? और आपकी जो वोल्ट मीटर होती है ना,
उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर। तो ये देखो, ये हर जगह पे अल्फा अल्फा नहीं है, ये इनफाइनाइट है, इनको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो ए मीटर मतलब करंट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, और वोल्ट मीटर का क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। आपको पता है ना कि ए मीटर करंट मीटर आप सीरीज कनेक्शन में करते हो, ठीक है, और वोल्ट मीटर आपकी कौन सी कनेक्शन में होती है, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। ये क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट MCQ नंबर 13। स्ट्रेट वायर ऑफ अ लेंथ ऑफ 2 यूनिट, वायर की लेंथ कितनी है, 2 यूनिट्स है, ठीक है। हैज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ m इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, मतलब हाफ सर्कल, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी हाउ मच। तो मानो कि ये वायर की पोल स्ट्रेंथ में P के बराबर कंसिडर करूँ और ये लेंथ कितनी कंसिडर करूँ, 2 के बराबर। तो आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। तो ये दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2 और पोल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी P के बराबर। देखो अभी फिर मैंने क्या किया कि मानो कि उसी वायर को मैंने ये हाफ सर्कल के फॉर्म में बेंड किया और ऐसे किया कि इनके रेडियस किसके बराबर बने, R के बराबर। क्लियर। तो देखो पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ आपकी बेंड भले करो आप वायर को, लेकिन पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम। लेकिन ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स क्या बन जाएगा आपका, R प्लस 2R, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी ये जो सरकमफेरेंस होती है पूरी 2πr, उनका हाफ होगा कि नहीं। तो सरकमफेरेंस डिवाइड बाई 2 कौन है, आपकी लेंथ ऑफ वायर है, L के बराबर। क्लियर। तो 2R कितना मिलेगा, या तो फिर देखो R पहले निकालो और फिर 2R कर देना। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr डिवाइड बाई 2 इंटू L, तो 2 कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा, πr इज इक्वल टू L। तो R क्या होगा आपका, L डिवाइड बाई 2π। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स कितना है आपका, 2R। तो 2R इज इक्वल टू, इनसे 2 मल्टीप्लाइड करो, 2L डिवाइड बाई पाई। तो नई जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी आपकी वो कितनी बने, आपकी नई मैग्नेटिक मोमेंट P इंटू 2R। 2R इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाई पाई, ठीक है। तो 2L डिवाइड बाई पाई और ये P आपकी पोल स्ट्रेंथ। तो देखो पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट कितनी थी, 2P, तो यहाँ पे 2P लेके आओ, तो L डिवाइड बाई पाई इंटू 2P। तो ये तो कौन सी वाली मैग्नेटिक मोमेंट है, पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट, और उसको तो आपने क्या बोल के रखा है, m बोल के रखा है। तो ये 2P किसके बराबर होगा, m के बराबर। 2P की जगह पे आप क्या लिखोगे, m। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर आपको क्या मिलेगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2m डिवाइड बाई पाई, यस और नो। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट, और ये देखो 2m बाई पाई कहाँ से आया, समझ में आ कि नहीं आपको। 2m डिवाइड बाई पाई कहाँ से आपका आंसर आया, लेंथ आपकी कितने यूनिट से, 2, ठीक है। तो उनकी जगह पे यहाँ पे कौन है, 2, और 2p कौन है, पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो L की जगह पे 2 पाई और 2p कौन है, पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो आपने 5th यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक किया था ना हिस्टेरेसिस का, ठीक है। तो उनके अंदर जो एरिया था आपके हिस्टेरेसिस लूप का, ठीक है, तो वो आपको क्या देता था, एनर्जी लॉस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन है ना, हीट एनर्जी लॉस्ट इन द सैंपल पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ कि नहीं। तो ये आपको क्या देगा, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम से कितनी हीट एनर्जी आपकी लॉस होगी, तो वो आपको कौन देगा, आपका हिस्टेरेसिस का कर्व, ठीक है, लूप का एरिया। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। बाकी ऑप्शन आप चेक करना, तो वहाँ पे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। हीट एनर्जी लॉस देखो ये तो सब में है, लेकिन ये नहीं है ना, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, यहाँ पे पर यूनिट एरिया पर साइकिल है, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे एरिया है होना क्या चाहिए आपका,
वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम है लेकिन पर साइकिल है, तो ये सब गलत है। आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट वन। चलो फिर नेक्स्ट वन 15 नंबर। तो इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर अ रेड एंड वायलेट रेज आर रेस्पेक्टिवली FR and FV, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेशनशिप। ठीक है, कि आपको यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है कि रेड के लिए कितनी FR और वायलेट के लिए कितनी FV, तो दोनों में से नीचे वाली कौन सी रिलेशन आपकी सही होगी फोकल लेंथ के लिए। चलो आपको गिवन है FR लेस देन FV, FR ग्रेटर देन FV। करेक्ट आंसर है आपका FR ग्रेटर इक्वल FV, FR इज इक्वल टू FV। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको एक रिलेशन पता है ना कि आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है म्यू, तो म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर। अब आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज़ लेस देन दी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, ये भी पता है कि नहीं? यस और नो। ठीक है, अब देखो अगर लैम्डा वी लेस देन लैम्डा आर होगा तो म्यू वी वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू आर से ज़्यादा होगा। यस और नो। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मिल गया, तो आपको इनको फोकल लेंथ के साथ रिलेट करना है। तो फोकल लेंथ मेकर फार्मूला है ना आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो जिसकी म्यू माइनस 1 टर्म्स आपकी बड़ी बनेगी, तो फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है ना कि अगर म्यू माइनस 1 टर्म्स आपकी बड़ी रहेगी तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम रहेगी। और जिसका ये टर्म्स आपका स्मॉल होगा, ठीक है, तो उनके लिए फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। यस और नो। क्लियर है कि नहीं इतना? चलो तो यहाँ पे देखो आप, तो अगर मैं करूँ यहाँ पे म्यू माइनस 1, तो म्यू वी माइनस 1 करूँ, देखो म्यू वी माइनस 1, तो यहाँ पे देखो तो 1/f म्यू वी माइनस 1। और दूसरा क्या होगा? ये वायलेट के लिए। और रेड के लिए क्या होगा? FR म्यू आर माइनस 1। चलो आपको पता है ना कि म्यू वी इज़ ग्रेटर देन म्यू आर, तो म्यू वी इज़ ग्रेटर देन म्यू आर मतलब ए हाई वैल्यू होगी तो हाई में से एक जाएगा, तो ओवरऑल मैं बोलूँ ये क्या होगी? हाई वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्लियर। और ये देखो म्यू आर माइनस 1, तो म्यू आर आपका काम है ना, ठीक है, तो ओवरऑल ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी? लो। ठीक है, अगर ये दोनों को कंपेयर करूँ तो हाई वैल्यू का इन्वर्स करोगे रेसिप्रोकल तो FV मिलेगा। तो हाई वैल्यू रहेगी ए, तो ये क्या मिलेगा? लेस। और ए लेस वैल्यू होगी तो ये क्या मिलेगा आपको? हाई। तो आपकी जो FR होगी वो ज़्यादा होगी और FV आपकी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ कि नहीं? तो FR विल ग्रेटर देन दी FV। यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द फंक्शन ऑफ रोड्स इन अ रेटिना इज। तो देखो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन इनका रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंसेशन ऑफ कलर एंड हाई इंटेंसिटी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ द साइज ऑफ द पार्टिकल स्कैटरिंग लाइट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ। देखो स्मॉलर देन द वेवलेंथ होगा तो याद करो आपका रे ऑप्टिक्स का टॉपिक कौन सी स्कैटरिंग होती थी? रेले स्कैटरिंग के अंदर ऑफ द इंसिडेंट लाइट देन द स्कैटरिंग इज सेड टू बी रेले स्कैटरिंग। थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, आप रीड करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर। रेले स्कैटरिंग में क्या होता है? आपका जो पार्टिकल का साइज होगा दैट इज स्मॉलर देन दी वेवलेंथ। चलो दोस्तों फिर नेक्स्ट, टू इंक्रीज दी ब्रोगली वेवलेंथ of an electron from 0.5 into 10 to the power of minus 10 meter to 1 into 10 to the power of minus 10 meter, its energy should be how much? एनर्जी कितने से चेंज करनी होगी आपको? ठीक है, तो आपको एनर्जी का इक्वेशन ये याद है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी, ठीक है, किसके बराबर होगी? h² डिवाइड बाई 2m लेमडा स्क्वायर। अगर डायरेक्ट इक्वेशन नहीं तो देखो कहाँ से मैंने डिराइव किया है कि आपकी दी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 2m के कौन है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ से मैंने काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्टिव किया, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिली? h² डिवाइड बाई 2 लेमडा स्क्वायर। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी k डैश करूँ,
लेकिन वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 1 × 10⁻⁻10। तो आप ध्यान से देखो ये वेवलेंथ से ये क्या है, डबल है कि नहीं, ठीक है। तो वेवलेंथ आपको क्या करनी होगी, डबल, 2 लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा, ठीक है। तो स्क्वायर करो तो 1/4 अलग से, और h² डिवाइड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। तो ये तो आपकी पहले वाली एनर्जी है, तो पहले से एनर्जी आपकी क्या होगी, k/4, पहले से एनर्जी क्या होगी, k/4। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो पहले से एनर्जी k/4 हुई तो कम हुई ना, डिक्रीज टू दी 4th पार्ट, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट 20 नंबर। देखो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पेपर सॉल्यूशन करने बैठो ना, तो जो भी वीडियो का सॉल्यूशन है ना वो एक साथ कंप्लीट करो, अधूरा अधूरा करोगे ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी पेपर सॉल्यूशन करो एक पार्ट पूरा कंप्लीट करो। 20 नंबर, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ एन एलिमेंट इज 6800 एंगस्ट्रॉम, इट्स वर्क फंक्शन इज हाउ मच 10⁻⁻19 जूल। प्लैंक कांस्टेंट आपको गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपके पास HF, F = c/λ। देखो वेवलेंथ आपको गिवन है एंगस्ट्रॉम में, तो आप मीटर में करोगे तो प्लैंक कांस्टेंट कितना होगा, 6.625 × 10⁻⁻4, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, वेवलेंथ आपकी 6800 एंगस्ट्रॉम का मीटर किया मैंने। फिर सिंपल कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिला 0.29 × 10⁻⁻18 जूल। अब देखो यहाँ पे आपको बोला -19, तो यहाँ पे डेसिमल का शिफ्टिंग करना पड़ेगा -19 लाने के लिए। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो एक डेसिमल राइट जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -19। तो आंसर क्या रहेगा आपका, 2.9। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। ये यहाँ पे दोनों स्टेप में ध्यान देना, आप गलती से भी ना जल्दी में 0.29 अगर ऑप्शन दिया तो उनको टिक मत करना, ये पावर चेक करना होगा आपको। यहाँ पे -19 है, यहाँ पे कौन है, -18 है, ठीक है। तो आपको ये वाला एक और स्टेप करना पड़ेगा, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, सिलेक्ट इनकरेक्ट यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की इनकरेक्ट यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 4 यूनिट आपको गिवन है। तो देखो इक्वेशन से हम जाते हैं कि कितने पॉसिबल यूनिट्स हैं उनके। तो इक्वेशन है ना, phi = Li, L कौन है आपकी, सेल्फ इंडक्टेंस। फिर एक और इक्वेशन है E = L/di/dt, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन से मैं यूनिट बनाऊँ तो L = phi/I, फाई का यूनिट होगा वेबर और इनका क्या होगा, एम्पियर। तो ये फर्स्ट यूनिट आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये गलत नहीं है, आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर देखो सेकंड से L क्या होगा, E/di/dt, ठीक है। E कौन है आपकी, पोटेंशियल, वोल्टेज, तो उनका वोल्ट। ये di/dt मतलब एम्पियर पर सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड कहाँ पे जाएगा, ऊपर, तो एम्पियर इंटू सेकेंड ऊपर, तो वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है, हमें तो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि V किसके बराबर होता है, I × R, ठीक है। तो वोल्ट की जगह पे ओम R × A लिख सकता हूँ कि नहीं, क्लियर। तो ओम × A × सेकेंड डिवाइड बाय ए कैंसिल, तो ओम × सेकेंड। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो इनकरेक्ट कौन रह जाएगा आपका, ये वाला मो × सेकेंड। बाकी ये तीनों आपकी जो आंसर है वो सही है, फर्स्ट A B D आपके करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट आंसर कौन है, मो × सेकेंड। फिर देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 22, फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर आप वोल्टेज क्या करते हो, कम करते हो, ठीक है। तो सीधी बात है आउटपुट वोल्टेज आपकी क्या होगी, लेस देन दी इनपुट वोल्टेज। चलो फिर नेक्स्ट, इन LCR AC सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 5000 हर्ट्ज and frequency at half power point are 4950 Hz and 5050 Hz. The quality factor is how much? ऑप्शन आपको गिवन है A B C D, क्लियर। चल देखो यहाँ पे, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय आपकी जो हाफ पावर पे फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5000 हर्ट्ज, और ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5050 - 4950
50, ठीक है। डेल्टा एफ लिखते हो ना, ऐसे आपकी इक्वेशन होती है एफ नॉट डिवाइड बाई डेल्टा एफ, ये आपका क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है। और डेल्टा एफ कौन है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो ये आपको क्या मिलेगा 50। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। तो यहाँ पे देखो, फॉर एन LCR सीरीज सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC। और आपको इम्पिडेंस का इक्वेशन याद है ना, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तो ये वाले इक्वेशन में जब XL इज इक्वल टू XC हो, ठीक है, तो ये इक्वेशन के अंदर XL इज इक्वल टू XC हो तो वो आपकी रेजोनेंस कंडीशन बनती है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, गलत कौन सी स्टेटमेंट है वो आपको चेक करनी है। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंस ड्यू टू L एंड C आर इक्वल, क्लियर, तो ये तो सही है। देखो ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये कौन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों सेम होती है, तो सही है, हमें तो रॉन्ग ढूंढनी है, ठीक है। फेज चेंज ड्यू टू L इज इक्वल टू अपोजिट टू द फेज चेंज ड्यू टू C, ठीक है। एक का कितना होगा प्लस 90 डिग्री से, सेकेंड का कितना होता है माइनस 90 डिग्री से, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0। अब देखो XL इज इक्वल टू XC करो तो ये टर्म्स आपकी 0 बनेगी, तो इम्पिडेंस क्या होगा, Z R के बराबर होगा, तो R की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी एट रेजोनेंस कंडीशन, तो ये गलत लिख दिया। तो मतलब देखो रॉन्ग हमें चेक करना था, तो ये आपका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, क्लियर। और इम्पिडेंस हैज ओनली रियल कंपोनेंट, ये जो R है ना वो आपकी कौन है, रियल कंपोनेंट। Z इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, ये आपकी इमेजनरी पार्ट होती है, तो ये आपकी कौन सी पार्ट है, रियल पार्ट है। समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट 25। इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सोर्स यूज्ड इन LCR सर्किट इज डिक्रीज्ड then the inductive reactance and capacitive reactance क्या होगी आपकी, ठीक है, तो वो चेक करना है आपको। तो देखो XL कौन है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कौन है आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपन ओमेगा C। देखो आपको यहाँ पे बोला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, अगर उनको डिक्रीज्ड करो, देखो अगर ओमेगा यहाँ पे डिक्रीज्ड होगा तो XL इज़ डायरेक्टली इन रिलेशन विथ ओमेगा, अगर ओमेगा डिक्रीज्ड होगा तो XL भी डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा इंडक्टिव का क्या होगा, डिक्रीज्ड होगा। फिर देखो यहाँ पे X इज इक्वल टू 1 अपन ओमेगा C, ओमेगा अगर आपकी कम होगी यहाँ पे तो XC आपका क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, इनवर्स रिलेशन में है ना यहाँ पे, क्लियर। तो आपको ये इतना क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, फर्स्ट वन, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर सकते हो वो लोग, क्लियर। अगर मानो कि इनकी जगह पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पे लीनियर फ्रीक्वेंसी बोला होता तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πfL करते आप, और यहाँ पे भी वही बनता 2πfC, तो सेम आंसर मिलता आपको, ठीक है, क्लियर। अगर डिक्रीज करते तो। चलो फिर नेक्स्ट 26। करंट ऑफ 50 डिवाइड बाई पाई हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इज पासिंग थ्रू एन AC सर्किट हैविंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ohm resistor and a √3 Henry inductance. The phase difference between the voltage and current will be how much? देखो आप ऐसे करते हो ना ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये आपकी यहाँ पे देखो, ये आपकी R, ये आपकी क्या होगी XL, और ये आपका क्या होगा फेज डिफरेंस, ठीक है। आपकी कौन सी सर्किट है, LR सर्किट है, क्लियर। तो 10φ किसके बराबर होगा, XL डिवाइड बाय R, तो 10 या तो डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा दिया है तो यहाँ पे डेल्टा लिखूँ मैं, तो 10 डेल्टा क्या होगा, XL डिवाइड बाय R, XL मतलब ओमेगा, L डिवाइड बाय R, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इंटू L डिवाइड बाय R, सबकी वैल्यू रखो 2π। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 डिवाइड बाई पाई हर्ट्स, 50 डिवाइड बाई पाई। इंडक्टेंस कितना, √3 हेनरी, सब ऐसा ही सिस्टम में। R कितना है 100 ohm, तो आंसर क्या मिलता है आपको, √3। तो 10 डेल्टा आपको क्या मिला, √3, तो डेल्टा क्या होगा 10 इनवर्स ऑफ √3, तो कौन सी 60 डिग्री पे मिलेगा। तो आपकी जो फेज डिफरेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे आपकी 60 डिग्री, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट 27 नंबर। तो देखो यहाँ पे 27 के अंदर
डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय ब्लू लाइट। कौन सी लाइट से फॉर्म हो रही है? पहले ब्लू लाइट से, ठीक है। इफ़ ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय येलो लाइट, अब देखो जब येलो लाइट से आप रिप्लेस्ड करोगे तो चेंजेस कहाँ पे होगा? तो लेमडा इनका इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी? वहाँ पे कम होगी, ठीक है, क्लियर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे। तो आपकी जब ये वाली कंडीशन बने कि लेमडा वहाँ पे इंक्रीज हो, या तो मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो, तो वहाँ पे आपकी जो मैक्सिमा एंड मिनिमा होती है ना, वो ब्रॉड बनेगी, मतलब ऐसे फैलेगी, ठीक है, क्लियर। वो क्या करेगी? ऐसे फैलेगी, और उनका नंबर जो आप होगा वो क्या बन जाएगा? डस्ट बन जाएगा, क्लियर। तो आपकी कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे? ये सी वाली ऑप्शन है, ठीक है। ये सारी ऑप्शन क्या होगी? आपकी गलत होगी, क्लियर। थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, अगर ये थ्योरेटिकल फंडा क्लियर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपका एक इक्वेशन था, याद करो, था कि नहीं? इक्वेशन किसको याद है? एक इक्वेशन कौन सी थी आपकी, याद है कि नहीं? एस डिवाइड बाय स्मॉल एस डिवाइड बाय कैपिटल एस मस्ट बी लेस देन लेमडा बाई डी। लेमडा आपकी क्या होती है? वेवलेंथ, ठीक है। तो इनके रिलेशन के बेसिस पे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी एग्जांपल थी 10.4 टेक्स्ट बुक सॉल्व, अब उनको चेक करना, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर मिलेगा इनका 28 in a Fraunhofer diffraction by a single slit. Width of slit is given 0.01 centimeter. If the wavelength of light incident normally on the slit is 5000 angstrom, the angular distance of second maxima, ठीक है, सेकेंड मैक्सिमा की आपको क्या निकालनी है? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा इज हाउ मच रेडियन। तो देखो ये इनका पाथ डिफरेंस था, ठीक है, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है आपकी 2n+1 लेमडा बाई 2। तो ये पाथ डिफरेंस की सिंपल कंडीशन है। यहाँ पे डी आपको गिवन है, एन आपको एन कौन सी बोली आपको? यहाँ पे सेकेंड मैक्सिमा, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा? 2, क्लियर, +1 लेमडा आपको बोला है 5000 एंगस्ट्रॉम, उनको आप मीटर में कर देना। तो ये मीटर में करने जाओगे तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर। चलो तो डी को रिप्लेस करूँ, 0.01 सेंटीमीटर है, देखो 0.01 सेंटीमीटर, तो उनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 0.01 × 10⁻⁻2 साइन थीटा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो 2 × 2 + 1 5, और ये तो 5/2 लेमडा आपका 5 × 10⁻⁻7। तो साइन थीटा आपको क्या मिलता है? 25/2 × 10⁻⁻3। तो थीटा आपको कितना मिलेगा? सॉरी ये हिचकी आ रही है अभी, ठीक है, मुझे कब से आ रही है, 0.0125 रेडियन, क्लियर। तो ये आपकी क्या होगी? थीटा। चलो फिर नेक्स्ट 29 हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड, स्टेट 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड विल बी हाउ मच, कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो उनका एक इक्वेशन है n2 - n1, n2 - n1 + 1 / 2। देखो कहाँ से 4 टू ग्राउंड स्टेट, मतलब 4 से कहाँ पे? 1 पे, ठीक है। तो n1 कितना होगा आपका? 1, n2 कितना होगा? 4। तो ये इक्वेशन ना जनरल फार्मूला बन जाएगा। n यहाँ पे देखो एक जनरल फार्मूला ऐसे भी बनाते, हर एक बार में ना ग्राउंड स्टेट ही होता है। तो n1 = 1, n2 = n करूँ तो आपने ये फार्मूला देखा होगा, n - 1 इंटू n2 खाली रहेगा, ये -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 0 / 2। ये इक्वेशन आपने देखी होगी, ठीक है। फिर से सॉरी ये कब से आ रही है जा नहीं रही, पता कौन याद कर रहा है। तो ये क्या होगा? 4 - 1, ठीक है, n2 = 4, n1 = 1। सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर आपको क्या मिला? 6, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, an alpha particle of energy 5 MeV is moving
forward for a head-on collision, the distance of closest approach from the nucleus of atomic number z is equal to 50. ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर गिवन है और क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए आपको बोला है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा 10⁻⁻⁴ मीटर आपको रेंज गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर. ये आपने किया था ना कि यहाँ पे आपकी न्यूक्लियस होगी तो आपकी जो अल्फा पार्टिकल है मानो कि वो यहाँ पे रुक गई, तो इनकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में. और ये सेपरेशन आर बोलूँ तो ये सेपरेशन आर आपकी क्या होती थी, क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनका एटॉमिक नंबर जेड, तो इनका चार्ज क्या होगा जेडी, अल्फा पार्टिकल का कितना होगा 2e, तो के जेडी इंटू 2e डिवाइड बाय आर, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी. आपको काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो मिलेगी ना वो जूल में होगी, तो इनको भी जूल में आप कन्वर्ट करोगे तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इंटू 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल 1.6 इंटू 10⁻⁻19. क्लियर. फिर यहाँ पे सबकी वैल्यू, कूलम कांस्टेंट जेड आपको गिवन है 50, ये आपका ई कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, A2 आपका, और ये फिर से ई. सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको मिलेगा 2.88 इंटू 10⁻⁻14 मीटर. चलो फिर नेक्स्ट, 31 एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट. तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट आपको पता है क्या होती है कि इक्वल टू ग्रेटर दैन इट्स एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक मास नंबर हमेशा उनकी एटॉमिक नंबर की या तो इक्वल होगी या तो फिर क्या होगी, ग्रेटर होगी एटॉमिक नंबर से. क्लियर. ये देखो ऑलवेज ग्रेटर हो पॉसिबल नहीं है, स्मॉलर पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक नंबर इन सम केसेस एंड स्मॉलर इन अदर केसेस. ठीक, तो वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, ग्रेटर एंड इक्वल दोनों साथ में. क्लियर. चलो फिर नेक्स्ट, ये भी थियोरेटिकल टॉपिक है, अभी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये हिचकी डिस्टर्ब कर रही है. फिर नेक्स्ट, 1 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिड्यूस टू 1/5 ग्राम आफ्टर 2 days. आफ्टर 2 days वो कितना हो जाता है 1/5. ठीक है, आफ्टर टोटल 4 days हाउ मच मास विल रिमेन, 4 दिन के बाद कितना रहेगा. तो देखो ये इनका एक इक्वेशन था, ये याद है आपको, एक्टिविटी के लिए भी आपने किया था, I डिवाइड बाई I नॉट 1/2 टू द पावर ऑफ T डिवाइड बाई हाफ टाइम. ठीक है, या तो इनको एन लिखते थे आप, नंबर ऑफ हाफ साइकिल. क्लियर. तो यहाँ पे सेम मास के लिए m डिवाइड बाई m नॉट इज इक्वल टू 1/2 T डिवाइड बाई हाफ टाइम. ये आपकी गिवन टाइम होगी, जो यहाँ पे बोला है आपको 4 days, और हाफ टाइम आपका T हाफ. क्लियर. तो यहाँ पे आपको m डिवाइड बाई m नॉट, तो यहाँ पे देखो इनका सिंप्लीफिकेशन में करूँ तो आपकी जो इनिशियल मास है, आपकी जो इनिशियल मास से अगर उनको मैं m नॉट कंसीडर करूँ तो आफ्टर 2 days वो कितनी बन जाती है आपकी 1/5. ठीक है, मतलब m कितना बन जाएगा, m नॉट डिवाइड बाई 5. चलो तो m की जगह पे m नॉट डिवाइड बाई 5 और a m नॉट, तो ऐसे होगा m नॉट डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई m, तो m नॉट कैंसल, तो 1/5. 1/2 टाइम पीरियड कौन सा है फर्स्ट केस के लिए 2 days, हाफ टाइम यहाँ पे हमें नहीं दिया. ठीक है, फिर सेकेंड केस में देखो m डिवाइड बाई m नॉट. ठीक है, तो वहाँ पे मास कितना आपका लेफ्ट आउट रहेगा वही हमें चेक करना है. तो 1/2 टाइम पीरियड कितना 4 days, उनके लिए यहाँ पे कि सेकेंड केस में कितने 4 days, हाफ टाइम. क्लियर. तो देखो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ये 2 हाफ टाइम, और उन स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा 4. लेकिन आपके पास ना इनकी वैल्यू है कि नहीं, देखो 1/2 2 हाफ टाइम. क्लियर. कितनी वैल्यू है 1/5, तो 1/5 और उनका स्क्वायर, तो
तो m डिवाइड बाई m नॉट क्या मिलेगा आपको 1/5 स्क्वायर, सॉरी, तो ये क्या मिलेगा 1/25। तो m आपका कितना रहेगा, m नॉट डिवाइड बाई 25, मतलब कि इनिशियल जो मास था उनसे 1/25 टाइम्स, ठीक है, 1/25 पार्ट। क्लियर। चलो फिर देखो नेक्स्ट 33, रेडियो एक्टिव एलिमेंट P disintegrate in 3 stages as under convert into element S। P से क्या बनता है आपका S बनता है, ठीक है, 3 स्टेज के बाद। तो आपको चेक करना है P और S का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो P एंड R का भी बीच में लिया है, तो आप चेक करो मास नंबर एटॉमिक नंबर करके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन P से क्या बना Q और कौन यहाँ पे अल्फ़ा, तो मास नंबर आपकी क्या होगी 4 से कम होगी, एटॉमिक नंबर 2 से कम होगी। फिर देखो वहाँ से कौन है बीटा माइनस, ठीक है, ये कौन है बीटा माइनस, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे Z-2 A-4, तो R क्या रहेगा -1 है, तो ये Z-1 और ये क्या रहेगा A-4। आपको पता है कि जब बीटा डिके होगा मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, और आपकी जो एटॉमिक नंबर होती है वो +1 बनती है। फिर देखो लास्ट वन R2S, तो ये आपकी R और AS, और डिके किसका हो रहा है बीटा माइनस का, तो ये -4 वैसे ही रहेगा और +1 बनेगा यहाँ पे, Z-1 +1 क्या बन जाएगा Z। क्लियर। आपके एटॉमिक नंबर और आपकी मास नंबर दोनों कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे देखो कि P और S के अंदर कौन सेम है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर दोनों के अंदर सेम है, P एंड S के अंदर Z, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या बनेगी आइसोटॉप्स बनेगी। P एंड S एक दूसरे के क्या आइसोटॉप्स, ठीक है। क्लियर। अब देखो इनके लिए भी चेक करने जाओगे कंडीशन तो वो वहाँ पे सेट नहीं होती, तो यहाँ पे P एंड S का आपको एटॉमिक नंबर क्या मिला सेम मिला, ठीक है। फिर आपको आइसो बार की भी चेक करने जाओगे तो वो यहाँ पे नहीं है। देखो ये P और R किधर है, ये रहा है ना, तो यहाँ पे देखो मास नंबर भी अलग अलग है, एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक नंबर की तो कोई चेक नहीं करना आपको। क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होगी सेट नहीं होगी पेयर में। फिर P एंड Q का देखो तो Q किधर है, ये रहा, तो ये भी नहीं सेट हो रहा, ना तो एटॉमिक नंबर में सेट हो रहा है ना तो मास नंबर में सेट हो रहा है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा P एंड S। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट देखो, फिगर शोज द इनपुट सिग्नल A एंड इनपुट सिग्नल B एंड आउटपुट Y, विच लॉजिक गेट डज इट रिप्रेजेंट। तो देखो यहाँ पे 0 0 1 है, 1 1 0 है, 1 0 1 है, 0 1 1 है, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट A और ये आपकी यहाँ पे इनपुट B, ठीक है, और ये इनका कौन है आउटपुट Y। चलो तो 0 0, तो एक बार मैं यहाँ पे एंड लिखूँ और यहाँ पे एक बार और गेट के लिए लिखूँ, ठीक है। तो 0.0 क्या होगा 0। अब देखो इनके अंदर और होगा A और B, तो वो क्या होगा 0 और 0 क्या होगा 0, 1 और 1 क्या होगा 1, ठीक है, 1 0 क्या होगा 1, ठीक है, 0 1 क्या होगा 1। और एंड गेट में देखो 0.0 0, 1.1 1, 1.0 0, 1.1 0। क्लियर। अब देखो इनका और करूँ तो ये क्या मिलेगा नंद गेट, तो 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। और इनका नॉर गेट करूँ तो A और B बार ऐसे मिलेगा 1 0 0। तो आप देखो आपकी जो आउटपुट है वो किन से मैच कर रही है, ये वाले, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका नंद गेट। क्लियर। चलो फिर देखो यहाँ पे लास्ट वन, इनके बाद आपका जो ट्रांजिस्टर है और कम्युनिकेशन रिलेटेड है वो आपका सिलेबस से ओमिटेड है। तो विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस डज नॉट नीड एनी बाइसिंग। तो आपको पता है इन सोलर सेल वी डोंट नीड एनी बाइसिंग, ठीक है। चलो तो ये आपकी 2016 की पेपर थी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो और लाइक भी करो। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, मैं हिचकी ले रहा था बार बार, तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी वीडियो में डिस्टर्बेंस है, तो उनके लिए सॉरी। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।